बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान आज भी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ 6 नवंबर और दिन है हफ्ते का, और 3 खबरें हैं जिस पर मैं तफसील से बात करूंगा। पहली खबर, नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से इंटरेक्शन, और लंदन के सहाफ़ियों ने पाकिस्तानी मीडिया को एक बार फिर पीछे छोड़ दिया और नवाज शरीफ की तरफ से 2 शख्सियात को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये शख्सियात कौन हैं और ये जिम्मेदारियां क्या हैं, इससे पर्दा उठाएंगे। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का कुछ शख्सियात को टेलीफोन और क्या पैगाम पहुंचाया गया, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और आखिर में नाजिम कत्ल केस पे इंतहाई अहम मोड़, और वो कौन सी ऐसी वीडियो थी जो बुनियाद बना नाजिम की ज़िंदगी को ख़त्म करने की, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले व्यूअर्स, आज नवाज शरीफ साहब की मीडिया से इंटरेक्शन हुई, और नवाज शरीफ साहब हसन नवाज के दफ्तर में हमेशा की तरह अपने कारकुनान के साथ मौजूद थे, जिसमें आबिद शेर अली ऑब्वियसली पाकिस्तान से भागे हुए हैं, पाकिस्तान नहीं जाते क्योंकि उन्हें पता है कि जब भी पाकिस्तान जाएंगे उन्हें धर लिया जाएगा। इसहाक डार साहब लंदन में मौजूद हैं, पाकिस्तान नहीं जाते, यहाँ पर अदालत खेल रहे हैं, और अपने हक में फैसले जब वो आते हैं तो मीडिया में भी आ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उन फैसलों के ज़रिए पाकिस्तान में अपने इमेज को बेहतर बना सकें और कहें कि जनाब देखें, ये है झूठा मीडिया और ये है सच्चा अदालती निज़ाम जिसने हमें बरी कर दिया, और ये पैगाम पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचाया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब का भी यही हाल है कि पाकिस्तान नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे यकीन है कि मुझे वहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा और ना ही वहाँ से किसी किस्म का इलाज मिलेगा, क्योंकि मेरा इलाज लंदन में मौजूद है और मैं उस वक्त तक लंदन में रहूँगा जब तक मेरा इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता। ये मुतादिद बार हमने मरियम की ज़ुबानी ये कहानी सुनी, और इस कहानी में एक ही किस्म का आपको प्लॉट नज़र आएगा, और कहीं पर भी ना कोई क्लाइमेक्स है और ना ही कहीं एंटी क्लाइमेक्स है। सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैट किस्म की स्टोरी पिच की गई कौम के सामने, और यही स्टोरी पिछले कोई 2.5 साल से एक तवील ड्रामे की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। क्योंकि हमने नहीं देखा कि नवाज शरीफ साहब हालिया किसी दिन उन्होंने हस्पताल में दाखिल हुए हों, या पिछले 1.5-2 साल के अंदर किसी भी हस्पताल में दाखिल हुए। आज हसन नवाज के दफ्तर से जब वो बाहर आए तो एक बार फिर लोग उनके साथ थे, दाएं बाएं लोग मौजूद थे, और ये वही लोग हैं जो मुल्क से भागे हुए हैं। नासिर भट्ट साहब भी पाकिस्तान नहीं जाते, वो भी यहाँ पे अपने खिलाफ जो लोग बात करते हैं अदालत लेकर जाते हैं, और फिर उनके हवाले से फैसले आते हैं, फिर वो मीडिया के सामने यानी अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर और फिर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर आकर अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने रखते हैं और बताते हैं कि जनाब देखें, मुझ पर जो इल्ज़ाम था एक टेलीविज़न चैनल उसे साबित नहीं कर पाया, लिहाजा मैं भी सुरखरू हुआ। तो ये तमाम आपको लंदन में एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी इन तमाम शख्सियात की तरफ से। नवाज शरीफ साहब जब वापस आए बाहर, तो उनके हाथ में हमेशा की तरह कुछ पर्चे थे, और वो मशहूर हैं अपनी तकरीरों के हवाले से कि वो लिख कर, यानी पर्चियों पर, चाहे उन्होंने बराक ओबामा से बात करनी हो तो उनके हाथ में पर्ची हमेशा मौजूद रहती है, और पर्चियों का वो सहारा लेते हैं। जो इनके इर्द गिर्द लोग मौजूद होते हैं उन्हें वो सहारा, अगर पर्चियां मौजूद ना हो तो सवालात की शक्ल में ये सहारा बाहम पहुंचाते हैं, ताकि उन्हें एक तहरीक मिल सके, उस गुफ्तगू को तहरीक मिल सके जो वो करना चाहते हैं, या वो गुफ्तगू जो पहले से तयशुदा होती है कि किस किस्म के सवालात किए जाएंगे, उस गुफ्तगू को तहरीक मिल सके। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ शख्सियात की तरफ से जो पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल से बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, और फिर इन्हीं शख्सियात में से एक शख्सियत ने सवाल किया कि मियाँ साहब, करप्शन के इल्ज़ामात हैं इस हुकूमत पर, ऐसा कहा जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कह कौन रहा है? वो लोग जो नवाज शरीफ के दाएं बाएं मौजूद थे, जो मुल्क से भागे हुए हैं, ये वो लोग हैं, या फिर ये वो लोग हैं जो हसन नवाज के दफ्तर में इससे पहले मौजूद थे, या फिर पाकिस्तान के अंदर मैं मानू वाले वो लोग हैं जो अपोजिशन में मौजूद तो हैं लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को अपोजिशन करके नहीं दिखा रहे, और ना ही ये अपोजिशन पाकिस्तान की आवाम के लिए है, ये अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ ख़ानदान के लिए है। और फिर आगे उन्होंने कहा कि नाअहली ज़्यादा है, इस पर क्या कहेंगे? यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड फुल टॉस बॉल फेंकी गई कि मियाँ साहब ये लें, इस पर अब आपने छक्का मारना है। यानी सहाफ़ती मेयार ये है कि कोई ढंग का सवाल कभी भी नहीं किया जाएगा नवाज शरीफ से। कोई ये पूछ ले कि मियाँ साहब आपके प्लेटलेट्स की क्या सिचुएशन है, क्या हुआ उस कार्टरेट आर्टरी का, और जो दिमाग को खून मुहैया करती थी शरेआन, उसका क्या हुआ, आपने अमेरिका जाना था, ऐसा कहा गया था हसन नवाज की तरफ से माजी में। और ये भी कहा गया था कि अगले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 4 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब उन हफ्तों का क्या हुआ? वो हफ्ते
مہینوں میں بدل گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے، اور اب سال جو ہے وہ شاید کہیں دہائیوں میں بدل جائے گی، لیکن نواز شریف صاحب کا علاج مکمل نہیں ہوگا، لیکن کوئی سوال نہیں کرتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جن پر الزامات ہیں وہ بھی کابینہ میں ہیں، اور وہ دوسرے لوگوں پر الزامات لگاتے ہیں، یعنی باقاعدہ فل ٹاس بال پھینکا گیا، اور یہ فل ٹاس بال صرف فل ٹاس نہیں تھا بلکہ ویسٹ ہائٹ سے اوپر تھا، جس کے اوپر نہ صرف چھکا مارا جائے ایسی بال پھینکی گئی، بلکہ بعد میں بھی موقع فراہم کیا جائے اس بال کے اوپر کہ فری ہٹ ہو جو اگلی بال ہوگی۔ اور ویورز، اس پر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ کرپشن کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی حکومت کو کرپٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو اپنے ارد گرد لوگ نظر نہیں آتے، وہ کبھی اس پر بات کرتا ہے، کبھی ان پر بات کرتا ہے، کبھی ان پر بات کرتا ہے، لیکن جو ان کے ارد گرد لوگ موجود ہیں وہ اس کی کابینہ میں بھی ہیں، اور وہ اپنے دائیں بائیں کرپٹ لوگوں کو نہیں دیکھتا۔ جس طرح کیمرے کی موومنٹ تھی اور نواز شریف صاحب کے ارد گرد لوگ جو موجود تھے، تو مجھے حیرانگی بھی ہوئی اور تھوڑا سا تعجب بھی یہ ہوا کہ کاش یہ لوگ جو پاکستان کے نظام کو برا کہتے ہیں، کیونکہ یہ نظام کو چلانے والے، بنانے والے یہ لوگ تھے۔ 30 سال حکومت جن لوگوں نے کی، آج وہ پاکستان کے نظام کو کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو اپنی عدالتوں پہ یقین نہیں ہے، لیکن برطانیہ کی عدالتوں میں جا کر سرخرو ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں انصاف مل گیا، نظام اچھا ہے۔ تو آپ نے ایک نظام جو آپ کے اپنے ہاتھ میں تھا اسے کیوں درست نہیں کیا؟ اور ویورز، آخر میں جو انہوں نے بات کہی، کیونکہ پھر ان سے ایک اور فل ٹاس انہیں کروائی گئی، جس پر انہوں نے کہا گیا کہ جناب یہ لیں فل ٹاس اور آپ اس میں چھکا مار سکتے ہیں۔ مہنگائی کی بات تھی۔ مہنگائی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ وہ برطانیہ کا بھی مسئلہ ہے، امریکہ کا مسئلہ بھی ہے، چین کا مسئلہ بھی ہے، دنیا کی بڑی بڑی جو معیشتیں ہیں، اکانومیز ہیں، یہ ان کا مسئلہ بھی بن چکا ہے، صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ صرف پاکستان کو یہ کہنا ہے کہ جناب دیکھیں عمران خان اس پہ ذمہ داری ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اس نظام کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور جو دوسرا سوال کیا گیا جب پیٹرول کی پرائسز کی بات ہوتی ہے، چینی کی پرائسز کی بات ہوتی ہے، یہ سوال کی شکل میں، تو نواز شریف صاحب آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ظلم و ستم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، عوام تہیہ کر لیں اور پھر وہ شہباز شریف کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تمام لوگ شہباز شریف کا ساتھ دیں، مریم کا ساتھ دیں، اٹھ کھڑے ہوں اور اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ بہت ہی زبردست سلوشن انہوں نے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھ دیا، اس لیے کہ وہ خود برطانیہ میں بیٹھے ہیں، اور ایک تحریک، یعنی یہ آن لائن تحریک سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، اور صرف ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو یہ تحریک چلتی ہوئی نظر آئے گی کہ لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے کہ وہ اٹھیں اور شہباز شریف کا ساتھ دیں اور مریم کا ساتھ دیں۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نواز شریف نے مریم کا نام اس طرح لیا کہ مریم کا ساتھ دیں۔ اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی نواز شریف کی زبان سے یہ لفظ نہیں سنے کہ آپ شہباز شریف کا ساتھ دیں، مریم کا ساتھ دیں، اور اب یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کھل کر، یعنی نواز شریف نے کھل کر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ آئندہ فیوچر میں اگر اس جماعت کو کوئی چلائے گا نواز شریف کے بعد تو وہ مریم نواز ہوگی، مریم صفدر ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ ویورز، یہ کارکردگی تھی آج پاکستان کے لندن بے صحافیوں کی جو انہوں نے پیش کی۔ آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ آج پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کے بعد ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب بھی بہت ایکٹیو رہے، اور انہوں نے مختلف شخصیات کو فون کیے۔ اچھا، ان شخصیات میں کون کون شامل ہے؟ اور جس طرح کہا گیا نواز شریف کی طرف سے بھی کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو فعال بنایا جائے، اسی پلیٹ فارم کے ذریعے، یعنی جو جماعتیں موجود تھیں، اس میں شہباز شریف نے جن لوگوں کو فون کیا اس میں ایک تو بلاول بھٹو زرداری سے بات ہوئی، اور بلاول بھٹو زرداری یعنی شہباز شریف یہاں پر بھی گڈ کاپ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چھوڑیں بڑے بھائی اور بیوی جو ہیں وہ جو مرضی کہتی رہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کی بات کو پاکستان مسلم لیگ نون کے کوارٹرز تک پہنچاؤں گا، اور میں ایک برج کا کام کروں گا۔ اور بلاول بھٹو زرداری سے بھی انہوں نے رابطہ کیا، ٹیلی فونک رابطہ تھا۔ اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے تو پہلے بھی شک و شبہات، یعنی ریزرویشنز تھی فضل الرحمان کو بھی شہباز شریف کے حوالے سے، لیکن ماضی میں جو کراچی کا جلسہ ہوا اس میں سے دور کر دیا گیا، اور شہباز شریف نے یہ کہا فضل الرحمان کے بارے میں کہ آپ ہمارے قائد ہیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، آپ اسلام آباد کی طرف چلیں، میں آپ کے پیچھے ہوں گا۔ اور یہ ایک اعتماد قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی شہباز شریف کی طرف سے، جس کا اظہار فضل الرحمان نے نواز شریف سے گلے کی صورت میں کیا کہ شہباز شریف ان کی بات نہیں کرتے، اور اس چیز کو بھی دور کرنے کے لیے دوبارہ رابطے بحال ہوئے۔ اور اختر مینگل صاحب ہیں، آفتاب شیرپاؤ، ایمن ولی خان، انس نورانی اور ڈاکٹر مالک بلوچ، ان تمام لوگوں سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ ویورز، یہ جماعت صرف اور صرف فضل الرحمان کے جو مدرسے کے بچے ہیں
उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपनी तहरीक को चलाना चाहती है, इसीलिए ये राब्ते किए जा रहे हैं। इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि मुतअद्दिद बार ऐलानात किए गए हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, लेकिन वो तारीख कभी नहीं आई। मुतअद्दिद बार ऐलानात किए गए कि नवाज शरीफ मुल्क वापस आ जाएंगे, लेकिन आज तक वो वापस नहीं आए। अक्टूबर भी चला गया, नवंबर भी शुरू हो गया और दिसंबर आने वाला है। और नवंबर 2019 वो दिन था, यानी 20 नवंबर गालिबन, जब नवाज शरीफ बरतानिया आते हैं। लेकिन आज इस बात को तकरीबन 2 साल हो गए, नवाज शरीफ ने वापस जाने का किसी सूरत भी जो है वो तहिया नहीं किया, सिर्फ मौके की तलाश में है कि उन्हें मौका फराहम किया जाए। और व्यूअर्स, तीसरी अहम खबर, नाजिम कत्ल केस, जिसने पाकिस्तान के माशरती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज किया, और एक ये चार्ज शीट है इस निज़ाम के खिलाफ, वडेरों के, लुटेरों के निज़ाम के खिलाफ। आज जो डेवलपमेंट्स हुई उस पर जाने से पहले आपको बता दें वो उस वीडियो का हवाल जो बुनियाद बना इस कत्ल की और जिसने इस पूरे निज़ाम को एक्सपोज किया। असल में इस वीडियो में ऐसा क्या था जो नाजिम की मौत की बुनियादी वजह बना। नाजिम की जानिब से बनाई जाने वाली वीडियो जो पूरी दुनिया ने देखी कि वो एक गाड़ी के पास मौजूद है जिसकी नंबर प्लेट पर दुबई तहरीर है, यानी वो गैर मुल्की गाड़ी थी। और नाजिम ये कह रहा है कि ये अरब लोग हैं जिन्होंने हमारा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है और हमें धमकियां दे रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो उसने हमारे साथ बदमाशी की और पुलिस की धमकियां देते रहे। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान कैप पहने एक शख्स जो फ्रंट सीट पर मौजूद है नीचे उतरता है और हाथ मार कर मोबाइल गिरा देता है। इस वीडियो के बाद नाजिम घर जाता है और एक और वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाता है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसे बतौर सबूत भी अदालत में पेश किया जाएगा, जिसमें वो ये कह रहा है कि शाम 4 बजे मैंने एक लाइव वीडियो चलाई जिसमें कुछ अरब लोग, यानी कोई आदमी जिसके बारे में वो श्योर नहीं है, मुझे धमकियां दे रहा था और मुझसे मोबाइल भी छीन लिया गया और तशद्दुद के बाद इसने मोबाइल वापस कर दिया। और नाजिम ये बता रहा है कि उन्होंने इस हवाले से पुलिस के 15 के नंबर पर भी कॉल की, लेकिन पुलिस नहीं आई और ये लोग मौके से फरार हो गए। इसके बाद वो थाने पर गए जहां पर उन्होंने ये दरख्वास्त दी, लेकिन दरख्वास्त का नतीजा ये निकला कि फ़ोन पर उन्हें धमकियां दी गई और कहा गया कि अगर तुमने इस वीडियो को डिलीट नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। और ये वीडियो के आखिर में वो ये भी कहता है कि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार वही लोग होंगे जो मुझ पर दबाव डाल रहे थे। ये अंदेशा था नाजिम को अपनी ज़िंदगी के हवाले से, जिसका इजहार उसने अपनी उस वीडियो के अंदर भी किया, यानी उसकी ज़िंदगी को ख़तरा था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बयान इसके बाद नाजिम के भाई का भी मंजर-ए-आम पर आया और अफजल जो उसका भाई है वो ये कहता है कि मैंने जाम अवैस पर अंधा एतमाद किया और अपने भाई नाजिम को उसके पास लेकर गया, लेकिन उसने कफन में मेरा भाई मुझे वापस किया। मुझे नहीं मालूम था कि इंसान की ज़िंदगी से तलोर ज़्यादा अहम है। ये लोग सिर्फ तलोर का शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि ये इंसानियत का शिकार कर रहे थे। व्यूअर्स, अफजल उसका बयान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफजल भाई है मरहूम नाजिम का, और ये 3 भाई हैं और नाजिम उनमें से सबसे छोटा है। और अफजल अपने आप को कहीं ना कहीं अब कसूरवार समझता है और वो ये कहता है कि मुझे जाम के लोगों ने टेलीफोन करके बुलाया और कहा कि अपने भाई को कहो कि इस वीडियो को डिलीट कर दे। वो ये कहता है कि मैंने अपने भाई को बहुत समझाने की कोशिश की और मेरे भाई ने मुझे कहा कि मैं किसी से नहीं डरता और मैं इस वीडियो को डिलीट नहीं करूँगा। और जिसके बाद रात को जाम का मैनेजर घर आया और उसने कहा कि चलो जाम साहब ने तुमको बुलाया है। अब वो ये कहता है अफजल, जो अपने आप को कसूरवार समझता है कि शायद उसकी वजह से उसके भाई की ज़िंदगी गई, वो ये कहता है कि नाजिम ने जाने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर मैंने उस पर ज़ोर डाला कि चलो जाम साहब के पास चलते हैं, वो मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, मैं ज़िला कौंसिल का रुकन भी मुंतखब हो चुका हूँ, अब वैसे हालात नहीं हैं और जाम साहब मुझ पर एतमाद करते हैं और मुझे उन पर एतमाद है कि वो अच्छा ही फैसला करेंगे। अब आगे क्या हुआ, वो ये कहता है कि जब वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें बुलाया गया था, तो नाजिम को देखते साथ ही जो मुहाफिज थे उन्होंने लाठियों और बंदूकों से नाजिम पर हमला कर दिया। और मैंने जाम साहब के सामने हाथ जोड़कर कहा और माफ़ी तलब की, तो जाम साहब आगे से क्या कहते हैं कि तुम लोगों को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, तुम लोगों ने मेरे मेहमान की बेइज्जती की है, ये मेरी बेइज्जती है। जिसके बाद वो इसको मारते रहे और बाद में एक कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि जाओ सुबह आना। और हमें लोगों ने फिर सुबह ये बताया कि सुबह 5 बजे दोबारा उन्होंने मेरे भाई पर बेपनाह तशद्दुद किया, जिससे वो अल्लाह को प्यारा हो गया।
व्यूअर्स, एफआईआर के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही अहम है, यूनुस भट्ट नामी पुलिस अफसर के मुताबिक मिराज नामी शख्स ने कॉल की और इतला दिया कि जाम हाउस के बाहर एक तशद्दुद लाश मौजूद है। पुलिस पहुंचती है, उसे कब्जे में ले लेती है और फिर इसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और फिर इस एफआईआर के दर्ज होने से पहले एक पुलिस स्टेशन है मेमन गोट, और यहां से दावा किया गया है कि नाजिम की जो मौत है वो दो ग्रोहों के दरमियान लड़ाई के नतीजे में हुई। यानी इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई और उससे पहले दूसरे थाने से दावा कर दिया जाता है कि जनाब कोई ऐसी लड़ाई हुई दो ग्रोहों के दरमियान और उस जो लाठी चली उसके नतीजे में जाम की मौत वाक़या हो गई। और फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी दरखास्त दी जाती है तो दूसरी तरफ से धमकी अमेज टेलीफोन कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। यानी पुलिस का किरदार बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो गठजोड़ है पुलिस और सियासतदानों का, ये इस वाक़े ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसे बेनकाब किया है। और वो पुलिस अफसरान जो इसमें मुलव्विस हैं इनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाएगी अगर कहीं ना कहीं ये लोग मुलव्विस पाए गए। व्यूअर्स, अब तक की इतलात के मुताबिक रुकन सूबाई असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाम अवैस को पुलिस के हवाले किया गया है जिस्मानी रिमांड पर, और इसका नोटिस लिया गया था बिलावल जरदारी की तरफ से। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये सब कुछ ना होता तो यकीनन नाजिम के घर वाले उन्होंने मेन जो शरह थी उसे ना सिर्फ ब्लॉक किया बल्कि एक सवाल भी ये किया जा रहा है और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी सवाल किया जा रहा है, उन तमाम लोगों पर भी सवाल किया जा रहा है जो पंजाब के अंदर जो कुछ हो, एक मखसूस ख़ानदान के हवाले से बहुत कुछ हो तो उसको तो बहुत डिफेंड किया जाता है, लेकिन अब तक प्रोग्राम क्यों नहीं किए गए। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है, पाकिस्तान के जो एक सिस्टम है उसके मुताबिक लोग यहाँ पर शिकार करने आते हैं और जो इतलात हैं, और आपने अक्सर ख़बरों में भी पाकिस्तान की मीडिया में सुना होगा कि जो अरबी शहज़ादे हैं, जो कतरी शहज़ादे हैं, वो पाकिस्तान में आकर शिकार खेलते हैं और फिर बहुत सारे शहर आबाद होते हैं ख़ास सीज़न के अंदर, और बहुत सारे जो घर हैं उनकी रोज़ी रोटी इनके शिकार से लगी हुई है। यानी जब वो शहज़ादे यहाँ पर आकर शिकार खेलते हैं तो अपने साथ सिर्फ एक या दो लोग नहीं आते बल्कि पूरी की पूरी बस्तियाँ आबाद की जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो एक्सरसाइज है ये होती है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी की जान ले ले, और दोस्तों का भरम रखने के लिए आपने अपने ही लोगों की जान ले ली, इंसान की जान ले ली। इंसान की जान की इतनी ही कम कीमत है कि तलोर उससे महंगा हो गया, लेकिन इंसान जान की कीमत ये है कि आप उसे घर बुलाएं और उसे ये कहें कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे मेहमानों से बदतमीज़ी करने की, और अब आप फिर उसकी जान ले लें। तो ये एक बहुत ही बिटर रियलिटी है पाकिस्तान के माशरे की, और मुझे कम से कम हैरत इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम आज भी उसी निज़ाम में बस रहे हैं, रह रहे हैं, और ख़ुसूसन सिंध के इलाकों में जहाँ पर लोगों का म्यार ज़िंदगी वैसा नहीं है जैसा बाकी पाकिस्तान का है, क्योंकि हुक्मरानों ने कभी उस म्यार ज़िंदगी को अच्छा होने ही नहीं दिया और सोच को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। यही वजह है कि इस किस्म के वाक़यात होते हैं, और जब लोग अपनी आवाज़ को ख़ुद बुलंद करने की कोशिश करते हैं तो उसे इस तरह ही दबा दिया जाता है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।